बौना आदमी रोहन बस स्टैंड पर खड़ा होकर बस का इंतजार कर रहा था। ये बस आज तक तो कभी लेट नहीं हुई, आज इतनी लेट कैसे हो गई? रोहन बस का इंतजार कर ही रहा था कि तभी वहाँ पर बस आ गई। उस बस में बहुत भीड़ थी, बहुत सारे लोग बस से नीचे उतरे और बहुत सारे लोग बस में चढ़ने लगे। रोहन भी बस में चढ़ने की कोशिश कर रहा था। अरे भाई मुझे चढ़ने दो, अरे धक्का क्यों दे रहे हो? अरे 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 रुक जा भाई, अरे बस वाले रुक जाओ, अरे मैं तो रह गया। रोहन बौना था, इसी वजह से लोगों ने उसे धक्का मार मार कर बस के बाहर निकाल दिया और सारे लोग बस में चढ़ गए। बस वहाँ से चली गई और रोहन बस पर नहीं चढ़ पाया। बस में से बहुत सारे लोग उस बौने रोहन को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगे। सब उसे देखकर हंस रहे थे। ये देखो अपना नाटू भाई नीचे ही रह गया। ये तो मेरे 1 साल के बच्चे से भी छोटा है। इतना छोटा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। बेचारा बौना बस में चढ़ ही नहीं पाया। सभी लोग रोहन के बौनेपन का मजाक उड़ाने लगे। तभी थोड़ी दूर पर एक लड़की सुनैना ये सब देख रही थी। सुनैना रोहन के पास आई। आप परेशान मत होइए, बताइए आपको कहाँ जाना है? आप भी मेरा मजाक उड़ाने के लिए आ गई? मुझे जहाँ जाना है मैं वहाँ चला जाऊंगा। अरे नहीं, मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रही हूँ। मैंने देखा कि आपको लोगों ने धक्का देकर बस से नीचे उतार दिया। लोग आपका मजाक उड़ा रहे थे, ये मुझे बहुत बुरा लगा। इस तरह किसी का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं होती। वो सामने मेरी स्कूटी खड़ी है, बताइए कहाँ जाना है? मैं आपको छोड़ देती हूँ, वरना आप यहीं खड़े रहेंगे। शाम भी होने वाली है, इसके बाद कोई बस भी नहीं है। ज्यादा मत सोचिए, बताइए कहाँ चलना है? मुझे बस भावनगर तक जाना है, लेकिन आप मेरी वजह से परेशान मत हो, मैं चला जाऊंगा। इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। सुनैना ने रोहन को अपनी स्कूटी पर बिठाया और उसे घर छोड़ दिया। लेकिन तभी बाजार में शॉपिंग कर रही उसकी भाभी ने देख लिया। उस वक्त उसने अपनी ननद से कुछ नहीं कहा, लेकिन घर आकर उसने अपने पति को यानी सुनैना के भाई को सब कुछ बता दिया। आज मार्केट में तुम्हारी लाडली बहन किसी बौने आदमी के साथ घूम रही थी, इसीलिए मैंने मना किया था कि उसे स्कूटी मत दिलाओ। अरे अपने किसी दोस्त के साथ घूम रही होगी। मैंने भी पूरी दुनिया देखी है। उस बौने आदमी ने पीछे से तुम्हारी बहन की कमर पकड़ कर रखी थी। इतने में वहाँ पर सुनैना आ गई। तभी उसके भाई ने पूछा, सुनैना क्या तुम्हारी भाभी सही कह रही है? तुम किसी लड़के के साथ घूम रही थी, कौन था वो लड़का? मैं समझ गई आपको भाभी ने क्या बताया होगा। भाभी ने जो भी बताया वो बिल्कुल सही बताया। मैं उस बौने आदमी से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। बस भाभी अब खुश हो गई? आप यही सुनना चाहती थी ना? ये तुम क्या बोल रही हो सुनैना? अगर ऐसा कुछ था तो सबसे पहले मुझे बताना चाहिए था ना। अरे भैया, जिसे मैं पसंद करती हूँ अभी तक मैंने उसे कुछ नहीं बताया, तो आपको कैसे बताती? देखो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सुनैना। जो भी हो कल तुम उसे घर बुला लो, उससे बात करते हैं। अगले दिन सुनैना रोहन से मिली। उसने रोहन से शादी की बात कर ली, लेकिन रोहन बहुत गरीब था, इसलिए वो सुनैना से शादी नहीं करना चाहता था। सुनैना ये तुम क्या बोल रही हो? मैं बौना हूँ, मेरी हाइट 3 फीट भी नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ। मुझसे भला तुम क्यों शादी करोगी? तुम्हें तो कोई भी अच्छा लड़का मिल जाएगा। मैं ये सब नहीं जानती, तुम स्कूटी पर बैठो, मेरे भैया ने तुम्हें बुलाया है। सुनैना रोहन को लेकर अपने घर पहुंची। उसके भाई और उसकी भाभी ने रोहन को देखते ही मना कर दिया। सुनैना अरे तुम्हारे होश तो ठिकाने हैं। पहली बात तो ये कुछ काम नहीं करता, ये इतना गरीब है और ऊपर से इसकी लंबाई भी इतनी कम है, लोग मजाक उड़ाएंगे। तुम एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की हो, ऐसी हरकतें करते तुम्हें शर्म नहीं आती? हमारे पूरे खानदान की नाक कट जाएगी। भैया भाभी, मैं आपके परिवार की नाक नहीं कटने दूंगी। मैं इस घर से हमेशा के लिए जा रही हूँ। मैं रोहन को पसंद करती हूँ। प्यार में अमीरी, गरीबी, हाइट, शक्ल नहीं देखा जाता। इतना कहकर सुनैना रोहन के साथ उसके घर चली गई। सुनैना ने अपनी स्कूटी वहीं खड़ी कर दी। उसके भैया भाभी उसे रोकते रहे पर वो नहीं रुकी। दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। सुनैना हमने शादी तो कर ली, पर अब आगे क्या करेंगे? मेरी बस ये छोटी सी झोपड़पट्टी है। अभी तक तुम अकेले कैसे रह रहे थे, वैसे ही हम दोनों रह लेंगे। हम दोनों मिलकर इस जिंदगी को जीत लेंगे। अगले दिन रोहन किसी दुकान पर काम मांगने गया। तुम यहाँ पर क्या काम कर पाओगे? अरे तुम्हारी लंबाई तो मेरे 5 साल के बेटे से भी कम है। मुझे काम दे दीजिए, आप मुझे आधे पैसे दे देना, मैं आधे पैसे में ही काम कर लूंगा। ये बात सुनकर उस दुकानदार ने उसे काम पर रख लिया। लेकिन जब भी ग्राहक आते तो रोहन दिखाई नहीं देता था। फिर मालिक को ही बार बार उठकर जाना पड़ता था, इसलिए 1 हफ्ते बाद ही रोहन को उसने काम से निकाल दिया। शाम को जब रोहन घर आया तो सुनैना मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही थी। क्या हुआ, आप बहुत परेशान लग रहे हैं? क्या बताऊं सुनैना, बड़ी मेहनत करने के बाद तो काम मिला था, वो भी अब छूट गया। ये लो, 1 हफ्ते मैंने जितना काम किया उसके पैसे मिले हैं। मेरी हाइट की वजह से कोई मुझे काम ही नहीं देता। ओहो, कोई बात नहीं, अब आप दूसरों के यहाँ काम करने के बारे में छोड़ दीजिए। ये जितने भी पैसे आपको मिले हैं, इससे हम अपना कारोबार शुरू करेंगे। अपना कारोबार? वो भी इतने कम पैसे में? मैं कुछ समझा नहीं सुनैना। बताती हूँ। पहले आप दुकान पर जाकर 10 किलो आटा, आलू और कुछ हरी सब्जियां ले आइए। तेल मसाला तो हमारे पास है ही। अरे लेकिन करना क्या है वो तो बताओ सुनैना। पहले आप सामान लेकर आइए, बाद में बताती हूँ। रोहन बाजार गया और सारा सामान लेकर वापस आ गया। सुनैना और रोहन ने खाना खाया। खाना खाने के बाद दोनों आगे के बारे में बातचीत करने लगे। अब बताओ सुनैना, तुमने ये सब सामान क्यों मंगाया? क्या कोई रिश्तेदार आने वाला है? मैं पिछले 10-15 दिनों से इस गांव में रह रही हूँ। जब भी आप काम पर चले जाते हैं तब मैं दिन में इधर उधर घूमती रहती हूँ। मैंने देखा कि गांव वालों को चोखा बाटी बहुत पसंद है, पर इस गांव में तो चोखा बाटी मिलता नहीं, इसलिए गांव वाले चोखा बाटी खाने के लिए 5-5 किलोमीटर दूर तक चले जाते हैं। हाँ, ये बात तुमने बिल्कुल सही कही सुनैना। मुझे भी चोखा बाटी बहुत पसंद है। मैं भी पहले चोखा बाटी खाने के लिए पैदल ही 4-5 किलोमीटर तक चला जाता था। तुम्हें पता है, मुझे चोखा बाटी बनाना अच्छी तरह आता है। मेरा प्लान ये है कि कल सुबह से ही हम अपने घर के बाहर ही चोखा बाटी बनाकर बेचेंगे, फिर गांव वालों को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। क्या बात है सुनैना,
ये तो बहुत अच्छा प्लान है। हाँ, इसी वजह से मैंने सारा सामान मंगाया था। अब जल्दी से सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठकर सारी तैयारी करनी है। घर के बाहर एक अच्छी सी दुकान भी तो सजानी है। अरे तुम उसकी फिक्र मत करो सुनैना, घर के पीछे ही कुछ बांस लगे हुए हैं, मैं वो काट लूंगा, उसी से दुकान बहुत अच्छी बन जाएगी। रोहन और सुनैना बातें करते करते सो गए। सुबह 4 बजे ही दोनों उठ गए। 2-3 घंटे में ही दुकान तैयार हो गई। अरे गांव वालों, ये क्या है? अब तो अपने गांव में ही चोखा बाटी की दुकान खुल गई। अरे रोहन भाई, तुमने तो शादी कर ली और दुकान भी खोल ली। जल्दी से हम लोगों के लिए चोखा बाटी लगा दीजिए। हाँ हाँ, अभी लगाता हूँ। आप लोग मेरे पहले ग्राहक हैं, एक बार हमारे हाथ का चोखा बाटी खाकर बताइए कि कैसा बना है। उन लोगों ने चोखा बाटी खाया और उन्हें चोखा बाटी बहुत ज्यादा पसंद आया। इतना पसंद आया कि उन लोगों ने पूरे गांव में जाकर उसकी दुकान के बारे में बता दिया। अब रोहन की दुकान पर लाइन लग गई। सुबह से लेकर शाम तक उसकी दुकान पर भीड़ लगी रही। दिन भर में उन्होंने 2000 से भी ज्यादा पैसे कमा लिए। सुनैना, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि मुझे तुम मिली। अगर तुम मुझे ना मिलती तो मैं अकेला इधर उधर भटकता ही रहता। तो इस तरह हर रोज उनकी दुकान पर भीड़ लगने लगी। करीब 2 साल में उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठा कर लिए। रोहन, हमारे पास काफी पैसे इकट्ठा हो गए। हम अपने इस घर को तुड़वा देते हैं। इसी घर में नीचे हम लोग रेस्टोरेंट खोल लेते हैं और ऊपर हम लोग अपने रहने के लिए अच्छे से कमरे बनवा लेंगे। ये तुमने बिल्कुल सही कहा सुनैना, मैं कल से ही मिस्त्री बुला लेता हूँ और काम शुरू कर देता हूँ। अगले दिन से ही काम शुरू हो गया और लगभग 2 महीने में ही रोहन और सुनैना का छोटा सा प्यारा सा चोखा बाटी का रेस्टोरेंट बनकर तैयार हो गया। अब वो लोग चाय, पराठे और खाने की चीजें भी बेचने लगे, जिससे अब दूर दूर के गाँव के लोग भी उनके रेस्टोरेंट में आने लगे। तभी एक रोज सुनैना के भैया और भाभी उस रेस्टोरेंट में आए। सुनैना, तुम यहाँ काम करती हो? आइए भैया भाभी, धोखे से ही सही, कम से कम आप लोगों के दर्शन तो हुए। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं यहाँ काम नहीं करती, बल्कि ये रेस्टोरेंट हमारा है। इतने में रोहन भी वहाँ पर आ गया। रोहन सुनैना के भैया भाभी से मिला, उनका बहुत आदर सम्मान किया। रोहन ने दोनों को चाय और चोखा बाटी भी खिलाया। रोहन और सुनैना ने उनसे पैसे नहीं लिए। रोहन, सुनैना, आज मैं तुम दोनों की तरक्की देखकर बहुत खुश हूँ। आज मुझे समझ आ गया है कि कभी किसी गरीब की हालत पर हंसना नहीं चाहिए, ना ही उसकी शक्ल सूरत पर। अगर इंसान ठान ले तो कभी भी कुछ भी कर सकता है। सुनैना, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना और अपने भाई के घर मिलने आती रहना। रोहन, तुम भी आना, मैं तुम दोनों की फिर से पूरे परिवार के सामने शादी करना चाहता हूँ। सुनैना ने अपने भाई और भाभी को माफ कर दिया। इसके बाद सुनैना के भाई ने उन दोनों की धूमधाम से शादी की और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। देखो माधुरी, वकील तुम कोर्ट के अंदर हो, यहाँ घर पर नहीं। और आप भी जज कोर्ट के अंदर हैं, यहाँ घर पर नहीं। इस घर में मैं ही वकील हूँ और मैं ही जज। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। इतने में उन दोनों का बेटा वरुण वहाँ पर आ जाता है। उन दोनों को लड़ाई करता देख चुपचाप सोफे पर बैठ जाता है। अचानक सारे लोग शांत हो जाते हैं और एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। अरे आप लोग इस तरह मेरी तरफ क्यों घूर रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि एक तरफ वकील है, एक तरफ जज और मैं कटघरे में खड़ा अपराधी। वरुण के इतना बोलते ही उसके माँ बाप जोर जोर से ठहाके लगाने लगते हैं। अरे बेटा, माँ तेरी वकील और पिता तुम्हारे जज। हम दोनों नॉर्मल बातें भी करेंगे तो तुझे लगेगा कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का पूरा माहौल बन चुका है। अरे मैं आप दोनों की जोर जोर से आवाजें सुनकर ही यहाँ आया हुआ था। मैंने सोचा आप दोनों की कोई बहस चल रही है। हाँ बेटा, बहस तो चल रही थी, और वो भी तेरी शादी को लेकर। वरुण, वो एक सीनियर वकील है ना, उनकी बेटी बहुत ज्यादा समझदार, बहुत ही ज्यादा मॉडर्न और पढ़ी लिखी है। अगर तू कहे तो मैं शादी की बात आगे बढ़ाऊं। इससे पहले कि वरुण इस बारे में कुछ बोल पाता, घर की डोरबेल बज गई। वरुण दरवाजा खोलता है तो देखता है कि खाना बनाने वाली सुलेखा आई हुई होती है। नमस्ते मालिक, नमस्ते मालकिन। आओ सुलेखा, आओ आओ, जल्दी से कुछ बना दो, हम लोगों को बहुत जोरों की भूख लगी है। जी मालकिन। इतना कहकर सुलेखा किचन की तरफ चली जाती है। माँ, पिताजी, आप लोग बातें करो, मुझे जरा ऑफिस का काम करना है, मैं अपने कमरे में जाता हूँ। इतना कहकर वरुण अपने कमरे में चला जाता है। इस लड़के से जब भी शादी की बात करो, कोई न कोई बहाना बनाकर चला जाता है। सुलेखा खाना बना रही होती है कि तभी किचन में चुपके से वरुण आ जाता है। क्या बना रही है मेरी रानी? धीरे बोलो वरना आपके माता पिता सुन लेंगे तो क्या सोचेंगे। अरे सोचने दो जो सोचना है। अब मैंने फैसला कर लिया है, मैं घर वालों को सारी सच्चाई बताने वाला हूँ, क्योंकि घर वाले मुझ पर शादी का प्रेशर दे रहे हैं। मुझे लगता है आपके माँ बाप आपकी शादी मेरे साथ नहीं होने देंगे। आप लोग कितने पढ़े लिखे हो, कितनी बड़ी फैमिली है आप लोगों की, और मैं ठहरी एक विधवा माँ की गरीब और कम पढ़ी लिखी लड़की। अरे तुम ऐसा क्यों सोचती हो? हर किसी को एक समझदार और संस्कारी लड़की चाहिए होती है, और तुम बहुत अच्छी हो, मैं तो तुमसे ही शादी करूंगा। उन दोनों की ये बातें वरुण के माँ बाप चुपके से सुन रहे होते हैं, पर वहाँ पर कुछ नहीं बोलते। वो दोनों अपने कमरे में जाकर उस बारे में बात करते हैं। देख रहे हैं आप शहर के बहुत बड़े जज बनते हैं। कोई सुनेगा कि आपने अपने घर की नौकरानी को ही अपनी बहू बना लिया तो क्या सोचेंगे लोग? क्या सोचेंगे मतलब? अच्छा ही सोचेंगे। लोग सोचेंगे कि इतने बड़े जज होने के बावजूद एक साधारण सी लड़की को अपनी बहू बना ली। देखिए, मैं मानती हूँ कि सुलेखा एक अच्छी और सुलझी हुई लड़की है, लेकिन एक गवार लड़की को हम लोग अपने घर की बहू कैसे बना सकते हैं? तुम्हें याद है माधुरी, हम जितनी बार भी वरुण से शादी की बात करने की कोशिश करते हैं, उतनी बार ही वो टाल देता है। अब पता चला कि वो सुलेखा से प्यार करता है, इसी वजह से शादी से दूर भागता था। अपने बेटी की खुशी में ही हमें खुशी देखनी चाहिए माधुरी। आपको जैसा सही लगे कीजिए, दोनों बाप बेटे मेरी सुनते ही कहाँ। इस तरह से अगले दिन वरुण के माता पिता सुलेखा की विधवा माँ कमला को अपने घर बुला लेते हैं और शादी की बात तय कर देते हैं।
देखिए, वरुण की पसंद के सामने हम कुछ नहीं कह सकते। आज तक हमने वरुण को हर वो चीज दी है जो उसे पसंद थी, तो शादी भी उसकी पसंद की होनी चाहिए। लेकिन सुलेखा, आज के बाद तुम इस घर में खाना नहीं बनाओगी, क्योंकि तुम अब इस घर की मालकिन बनने वाली हो। अब यहाँ काम करने के लिए कोई दूसरी आएगी। तो इस तरह से वरुण की शादी उसके घर की ही नौकरानी सुलेखा के साथ हो जाती है। सुलेखा वरुण से शादी करके बहुत खुश है और वरुण भी सुलेखा से शादी करके बहुत ही ज्यादा खुश है। देखा सुलेखा, मैंने कहा था ना कि मेरे माता पिता बहुत अच्छे हैं, वो शादी के लिए मान जाएंगे। मैं भी कितनी खुश नसीब हूँ जो मुझे आप जैसा पति मिला और इतना बड़ा परिवार भी। सुलेखा की सास चुपके चुपके उन लोगों की बातें सुन रही होती है। हाँ, तू तो खुश नसीब होगी ही बहू, एक अनपढ़ होने के बावजूद इतना अमीर और बड़ा परिवार जो मिल गया। लेकिन अब मुझे सोसाइटी वालों की नजरों से खुद को बचाते हुए निकलना पड़ेगा, वरना लोग मुझे नौकरानी की सास कहकर चिढ़ाएंगे। माधुरी अपने पति के साथ कार में बैठकर कोर्ट चली जाती है। इधर सुलेखा अपने कमरे में साड़ी पहन रही होती है। तभी पीछे से वरुण आ जाता है। सुलेखा, तुम ना सलवार सूट पहना करो, सलवार सूट में तुम बहुत प्यारी लगती हो। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही कपड़े पहनेंगे। सुलेखा सलवार सूट पहन लेती है। शाम को जब उसके माँ बाप वापस आते हैं तब माधुरी गुस्सा करने लगती है। सुलेखा, ये क्या पहन रखा है तुमने? तुम इतनी भी गवार नहीं हो कि तुम्हें ये न पता हो कि शादी के बाद कुछ दिन सिर्फ साड़ी पहनी जाती है, ना कि सलवार सूट। शादी के 2 दिन भी नहीं हुए तुम सलवार सूट पर आ गई। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं अभी जाकर बदल लेती हूँ। अगर गलती करने पर मैं हर किसी को माफ करने लगूं ना, तो ना जाने कितने मुजरिम, न जाने कितने कातिल आजाद घूमने लगेंगे। माधुरी, छोटी सी बात को इतना बड़ा क्यों बना रही हो? कोई बात छोटी या बड़ी नहीं होती, हर बात छोटी होती है और हर बात बड़ी भी होती है। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी में शादी के तुरंत बाद साड़ी नहीं पहनी जाती है। सुलेखा साड़ी पहन लेती है। वरुण सुलेखा से माफी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से उसे ये सब सुनना पड़ा। माफ करना सुलेखा, मेरी वजह से तुम्हें ये सब सुनना पड़ा। तुमने माँ को बताया क्यों नहीं कि मेरे कहने पर तुमने ड्रेस बदली थी? अरे छोड़िए ना, उन बातों को तो मैं कब की भूल चुकी हूँ। अगले दिन जब माधुरी कोर्ट जा रही होती है तभी सुलेखा अपने सास ससुर के लिए टिफिन पैक करके लाती है और उन्हें दे देती है। तुम गवार लोग कोई भी काम टाइम पर नहीं कर सकते क्या? पूरे 10 मिनट लेट हो गए हम लोग। सॉरी माँ जी, गलती हो गई। माधुरी टिफिन लेकर कोर्ट चली जाती है। इधर सुलेखा बालकनी में खड़ी होकर बाहर का नजारा देख रही होती है। तभी उसकी नजर एक बच्चे पर जाती है जो सड़क पर खेल रहा होता है और तभी सामने से एक ट्रक बहुत ही तेज स्पीड के साथ आ रहा होता है। सुलेखा चिल्लाती रहती है लेकिन कोई नहीं सुनता। अरे बच्चे को बचाओ, कोई बच्चे को बचाओ। सुलेखा भागकर घर के बाहर जाती है और उस बच्चे को बचा लेती है। उसे बचाते वक्त सुलेखा को चोट लग जाती है। पूरा मोहल्ला घर के बाहर आ जाता है और जोर जोर से चिल्लाकर उस ट्रक वाले को रोकने की कोशिश करता है, पर वो नहीं रुकता और भाग जाता है। क्या बात है बिटिया रानी, तुम तो अपने सास ससुर से ज्यादा हिम्मत वाली निकली। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आज तूने मेरे बेटे की जान बचा ली। बच्चे को उसकी माँ को पकड़ाकर सुलेखा घर वापस आ जाती है। शाम को जब वरुण वापस आता है तब सुलेखा उसे सारी बात बताती है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू सुलेखा, लेकिन तुम्हें तो खरोच लग गई है, चलो डॉक्टर के पास। वरुण उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। रात में जब माधुरी और उसका पति पीके सिन्हा अपनी कार से अपने घर की तरफ आ रहे होते हैं तभी माधुरी अपना चेहरा फाइल से छुपा लेती है। माधुरी, अपना चेहरा क्यों छुपा रही हो तुम? जब से वरुण की शादी हुई है सोसाइटी वाले मुझे अजीब नजरों से देखने लगे हैं। सभी की बहुएं पढ़ी लिखी हैं, किसी न किसी कंपनी में जॉब करती हैं, पर मेरी बहू अनपढ़, नाक कटा दी मेरी। इतने में माधुरी देखती है कि उसकी कार के पास पूरे सोसाइटी वाले इकट्ठा हो रहे हैं। इतने सारे लोग हमारी गाड़ी के सामने क्यों इकट्ठा हुए हैं? इस गवार ने फिर कोई ना कोई हरकत कर दी होगी, कंप्लेन लेकर आए होंगे ये लोग हमारे पास। मैं कार में ही बैठी हूँ, आप ही बात करो मोहल्ले वालों से। जज पीके सिन्हा कार से बाहर आते हैं और सोसाइटी वालों का सामना करते हैं। माधुरी चुपके से उन लोगों की बातें सुन रही होती है। क्या हुआ भाई साहब, हम लोगों से कोई गलती हो गई? सिन्हा साहब, आज आपकी बहू ने वो कर दिखाया जो शायद कोई ना करता। इस सोसाइटी में बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स के बेटे, बहुत सारे बॉडी बिल्डर रहते हैं, उन लोगों ने भी ऐसा कुछ नहीं किया जो आपकी बहू ने कर दिखाया आज। अरे ऐसा क्या कर दिया मेरी बहू ने दीक्षित जी? पूरी सोसाइटी मिलकर सारी कहानी जज साहब को बताती है। वो लोग उसकी बहू की खूब तारीफ करते हैं। हमारी पूरी जिंदगी बीत गई सिन्हा साहब, लेकिन आज के जमाने में आपकी बहू जितनी संस्कारी लड़की हमने आज तक नहीं देखी। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो आपको ऐसी बहू मिली, वो भी आज के जमाने में। उसने हमारे बच्चे की जान बचाई, इस वजह से हम उसकी तारीफ नहीं कर रहे हैं। उसके आचरण सर्वश्रेष्ठ है इस सोसाइटी में। ये सब सुनकर माधुरी को अपने कानों पर यकीन नहीं होता। खैर, थोड़ी देर बाद सारे सोसाइटी वाले सिन्हा साहब के घर पहुंच जाते हैं उसकी बहू से मिलने के लिए। सभी लोग उसका धन्यवाद अदा करते हैं। आप लोग उस छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना रहे हैं। मेरी जगह कोई भी होता वो यही करता जो मैंने किया। बहू, मुझे माफ कर देना। आज मुझे समझ आ गया कि सिर्फ बड़ी सोसाइटी में रहने से या बहुत बड़ा पद होने से कोई अच्छा इंसान नहीं बनता, बल्कि उसे दिल से अच्छा होना चाहिए। उस दिन से माधुरी, वरुण और उसके ससुर पीके सिन्हा को अपनी बहू पर बहुत गर्व होने लगता है। उस दिन के बाद से सुलेखा को घर में और सोसाइटी में बहुत इज्जत मिलने लगती है। सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।